जय हिंद, वंदे मातरम। विंदापाल उग्रसेन पाल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेशल एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी डीएड प्रशिक्षुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। डीएड एचआई फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी उसमें आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आगे प्रश्न क्या कह रहा है। तो प्रश्न नंबर 26 पूछ रहा है कि अंतःकण का आकार कितना बड़ा होता है। अंतःकण मतलब कौकलिया का आकार कितना बड़ा होता है। आलू की तरह नहीं, कद्दू की तरह नहीं, अरहर की तरह नहीं, मटर की तरह सही हो जाएगा। तो कौकलिया का आकार मटर जितना बड़ा होता है। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कौकलिया की आकृति कैसी होती है। कौकलिया की आकृति कैसी होती है। 4 ऑप्शन दिए हैं आपके। मछली जैसी नहीं, मेढक जैसा नहीं, सीप जैसी नहीं, घोंघा जैसा आकृति होता है कौकलिया का। आगे बात समझ में। आकृति कैसी होती है तो घोंघे जैसी, और आकार कितना बड़ा होता है तो मटर जैसा। ठीक। प्रश्न नंबर 28 पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है कौकलिया में डैश 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 पाया जाता है। कौकलिया में डैश 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 पाया जाता है। पहला ऑप्शन आपका बोनी कॉयल और मेम्ब्रेनस नली, यही सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है सरमेनियस और सबेकस। तीसरा कह रहा है टेंसर टिम्पैनिक और स्टेपीडियस। चौथा तो होगा नहीं। अब चूंकि ऑप्शन में 2 ऑप्शन और आपके हैं जो जानने जरूरी हैं। सरमेनियस और सबेकस क्या है, टेंसर टिम्पैनिक और स्टेपीडियस क्या है, इसलिए आइए इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो सरमेनियस और सबेकस नली ये एक नली है जो बाह्य कर्ण के जो कर्ण नलिका है या ईयर कैनल बोलते थे, इसी में पाई जाती है। जिसमें सरमेनियस नली जो है वो सरमेन नाम के तरल पदार्थ को स्रावित करती है, और सबेकस जो है वो सीबम नाम के तरल पदार्थ को स्रावित करती है। सीबम। यह कौकलिया मतलब अंतःकण पूछ रहा है। कौकलिया मतलब अंतःकण पूछ रहा है, लेकिन चूंकि यह बाह्य कण का है इसी वजह से यह होगा नहीं। कंफर्म। दूसरा कह रहा है टेंसर टिम्पैनिक और स्टेपीडियस। टेंसर टिम्पैनिक और स्टेपीडियस मांसपेशी हैं जो मध्य कर्ण में पाई जाती हैं। इसमें टेंसर टिम्पैनिक मसल जो है वो मेलियस से जुड़ी होती है, और स्टेपीडियस यह इनकस से जुड़ी होती है। यहाँ बात हो रही थी अंतःकण की, लेकिन यह मध्य कर्ण में है, इसी वजह से यह भी नहीं होगा। और हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। आगे बात समझ में। प्रश्न नंबर 29 चलते हैं। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है बोनी कॉयल में कौन सा द्रव भरा रहता है। बोनी कॉयल में कौन सा द्रव भरा रहता है तो हो जाएगा इंडोलिम्फ। पैरालिम्फ नहीं भरा होता है, सीबम नहीं भरा होता है, बताए थे सबेकस में भरी होती है। ये सबेकस में भरा रहता है।
और सरमेन जो है सरमेनियस में भरी होती है। इंडोलिम सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है, प्रश्न नंबर 30, मेम्ब्रेन नली में कौन सा द्रव भरा होता है? तो मेम्ब्रेन नली में पैरालिम भरा होता है। बाकी 3 ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 31, प्रश्न नंबर 31 कह रहा है, ध्वनि कितने प्रकार की होती है? ध्वनि कितने प्रकार की होती है? 2, जी नहीं, 4, जी नहीं, 3 सही है, 5 नहीं। कौन कौन से प्रकार हैं ध्वनि के, उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। बीच वाले को कह देते हैं श्रव्य ध्वनि। श्रव्य ध्वनि। ऊपर वाले को कर देते हैं अपश्रव्य। अपश्रव्य। और नीचे वाले को कर देते हैं पराश्रव्य। पराश्रव्य। ठीक है। अब समझते हैं इसको। इसकी आवृत्ति जो है वो 25 हर्ट्ज से, HTZ लिखते हैं हर्ट्ज, 25 हर्ट्ज से 25,000 हर्ट्ज, 25,000 हर्ट्ज तक होती है। 25 हर्ट्ज से कम वाली ध्वनि को अपश्रव्य कहते हैं। 25 हर्ट्ज से कम तरंगों वाली ध्वनि को अपश्रव्य कहते हैं। और 25,000 हर्ट्ज ध्वनि से 25,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को पराश्रव्य कहते हैं। जब बच्चा छोटा होता है 5 साल की उम्र तक, तो वह अपश्रव्य और श्रव्य दोनों तरह की ध्वनियों को सुनता है। लेकिन जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो वह अपश्रव्य को नहीं सुन पाता, केवल श्रव्य ध्वनियों को सुनता है। अर्थात हमारी श्रव्य ध्वनि कितनी है? 25 हर्ट्ज से 25,000 हर्ट्ज के बीच में। ठीक है। अपश्रव्य ध्वनि कुत्ते वगैरह सुनते हैं, और पराश्रव्य ध्वनि चमगादड़, नील व्हेल इत्यादि जानवर सुनते हैं। आगे बात समझ में। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 32, क्योंकि वहाँ आवृत्ति की बात आ गई थी, इसलिए आवृत्ति को भी जान लेना जरूरी है। और आवृत्ति को जानेंगे तो आयाम को भी जानना जरूरी है, और आवर्तकाल को भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले आवृत्ति की चर्चा करते हैं। आवृत्ति दोलन करने वाली वस्तु। मान लीजिए यह एक आपका लोलक है, यह आपका एक लोलक है जो यहाँ से इधर और यहाँ से इधर घूमने के लिए स्वतंत्र है। मान लीजिए कि यह लोलक 1 सेकंड में यहाँ तक घूम पाया। मतलब यह हुआ कि यह 1 सेकंड में अपना एक कंपन पूरा किया। 1 सेकंड में अपना एक कंपन पूरा किया, तो इसे, इस वस्तु का आवृत्ति कहेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि दोलन करने वाली कोई भी वस्तु 1 सेकंड में जितने भी दोलन करती है, फिर से सुनिए, आवृत्ति
आवृत्ति किसे कहते हैं? तो बोलेंगे दोलन करने वाली वस्तु या लोलक 1 सेकंड में जितने कंपन करती है उसे उस दोलन करने वाली वस्तु का आवृत्ति कहेंगे। अर्थात 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या ही आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, अब समझते हैं आयाम। आयाम किसे कहते हैं? तो दोलन करने वाली कोई भी वस्तु अपने साम्य स्थिति, ये है उसकी साम्य स्थिति, ये है उसकी साम्य स्थिति। दोलन करने वाली वस्तु अपने साम्य स्थिति से एक तरफ, चाहे इधर चाहे इधर, साम्य स्थिति से एक तरफ अधिकतम से अधिकतम विस्थापन उस वस्तु का आयाम कहलाता है। ठीक है, तीसरा बिंदु है आवर्तकाल किसे कहते हैं? तो दोलन करने वाली वस्तु, दोलन करने वाली वस्तु अपना एक कंपन, दोलन करने वाली वस्तु अपना एक कंपन या एक दोलन जितने समय में पूरा कर लेती है, जितने समय में पूरा कर लेती है उसे उस वस्तु का आवर्तकाल कहते हैं, उसे उस वस्तु का आवर्तकाल कहते हैं। आगे बात समझ में? आगे प्रश्न नंबर 35 पूछ रहा है, प्रश्न नंबर 35 पूछ रहा है कि पीडब्ल्यूडी के अनुसार श्रवण दिव्यांगता किसे कहते हैं? समझेंगे। पीडब्ल्यूडी हमारा एक अधिनियम था जिसको पर्सन विथ डिसेबिलिटीज के नाम से जानते हैं। पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, डिसेबिलिटीज के नाम से जानते हैं। यह 1995 में आया था, 1995 में आया था। इसके अनुसार श्रवण दिव्यांगता कहती है कि यदि किसी व्यक्ति में श्रवण का ह्रास या श्रवण ह्रास 60 dB से अधिक पाई जाए, यदि किसी व्यक्ति में श्रवण ह्रास 60 dB से 60 dB HL से अधिक पाई जाए, से अधिक पाई जाए, तो वह व्यक्ति श्रवण दिव्यांग कहा जाएगा। आगे बात समझ में? यदि किसी व्यक्ति में श्रवण ह्रास 60 dB से अधिक पाई जाए तो उसे श्रवण दिव्यांग कहा जाएगा। जबकि वहीं RCI कहती है, RCI मतलब रिहैबिलिटेशन, रिहैबिलिटेशन रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया कहती है जिसकी स्थापना 1992 में हुआ था। यह कहती है कि यदि किसी व्यक्ति में श्रवण दिव्यांगता 70 dB से 70 dB HL से अधिक हो, से अधिक हो, तो उसे व्यावसायिक, तो उसे व्यावसायिक, और यदि 60 dB से 60 dB HL से अधिक हो तो उसे शिक्षा के लिए, तो उसे शिक्षा के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। आगे बात समझ में?
अगली ऑनलाइन क्लास में माफ कीजिएगा, अगली ऑनलाइन क्लास में हम लोग शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप का अध्ययन करेंगे। बने रहिए हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।